गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आपके यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ और पूरी उम्मीद करती हूँ आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर दिया है। नहीं किया है तो अब करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये फैक्ट है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा क्योंकि इस चीज़ की मैं आपको इंश्योरिटी दे रही हूँ। जिस स्टाइल में और जिस इजीनेस के साथ इंटरेस्ट को क्रिएट करते हुए मैं आपको अपने टॉपिक्स को क्लियर कर रही हूँ, ऐसा आपको बुक में कहीं नहीं मिल सकता। तो जो भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है, उनको मेरा स्टाइल उन्हें पसंद आता है, पूरी उम्मीद करती हूँ वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो अब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। आज की क्लास शुरुआत करते हैं इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। हम बढ़ते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ। हम ये समझने की कोशिश करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की और ऑपरेशनल इंजीनियरिंग की, तो किस तरीके से गवर्नमेंट ने ऐसे एरियाज डेवलप किए हैं जहां पर कि हम अपने जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ना केवल एस्टैब्लिश कर सके, बल्कि कुछ एरियाज और कुछ कहना चाहिए पॉइंट्स पर हमें उनके बेनिफिट्स भी मिलते जाएं। जैसे टैक्स रिलैक्सेशन हो सकता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो ड्यूटी है उस पर कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा हो सकता है। तो सरकार हमें उस तरह से भी सपोर्ट करती है कि अगर हम एक नई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो वो ये कहती है कि ऐसे एरिया में आप अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कीजिए जहां पर कि वो कुछ आपको प्रोमिनेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कर दे। आपके बिजनेस को ग्लोबलाइज करने के लिए वो इस तरह के प्लेटफॉर्म सेट करती है कि जहां आप अपने बेनिफिट्स भी उठा लें और देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दें। तो उसी को जरा बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सेज क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेज कहा जाता है, SEZ। लास्ट जो मैंने मेरी क्लास ली थी उसमें मैंने आपको STPs बताए थे, जिसमें टेक्नोलॉजी पार्क्स यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क को बताया था। अब मैं आपको बता रही हूँ सेज। दोनों ही टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट बनता है, और ये दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जहां आपको ना केवल इस पेपर के लिए, ना केवल पेपर को पास करने के लिए, बल्कि आगे की प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप किसी भी ग्लोबलाइज्ड बिजनेस की तरफ जाते हो तो आप यकीन मान लेना इन चीज़ों की समझ आपके बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी। ठीक है, तो आप केवल पास होने पॉइंट ऑफ व्यू से या मार्क्स लाने पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को मत समझिए, ये आगे की बिजनेस लाइफ में भी आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। यहाँ की समझ आपको आगे जो बिजनेस पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, उसमें किस तरीके से अपने को अपना काम करना है, समझना है, वो समझ भी डेवलप करने में सहायता देगा। तो शुरू करें सेज के बारे में। देखो, ये ज्योग्राफिकली ऐसा बाउंडेड एरिया है, ये कहता है इट इज अ ज्योग्राफिकल बाउंड जोन in which economic laws related to export and import are more broad-minded and liberal। ये कहता है एक ऐसा जियोग्राफिकली बाउंड जोन है, यानी एक एरिया जिसको बांध दिया गया है, उसके लिए कह रहा है कि जहाँ पे जितने भी बिजनेस लॉज हैं, स्पेशली जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड है, उन लॉज में बहुत ब्रॉड माइंडेड सोच लगी हुई होती है और साथ में बहुत ही लिबरल होते हैं। यानी अननेसेसरी जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस थी उनको ख़त्म कर दिया जाता है और बहुत सारे बेनिफिट्स, इंसेंटिव, सब्सिडीज, ग्रांट वगैरह बहुत सारी दे दी जाती है, ताकि आपके बिजनेस को फ्लॉरिश करने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिल जाए और आप अपनी मेहनत को मोर देन 100% फ्रूटफुल रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक एरिया के लिए कहा गया, जोन है तो अपने आप ही एरिया को मेंशन करता है। दूसरी बात ये है, इस पूरे जोन को डेवलप करने का जो मेन मोटो है, मोटिव कहना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है, वो सिर्फ एक्सपोर्ट प्रमोशन है। मतलब किसी भी तरीके से किसी देश की, चाहे छोटी यूनिट हो चाहे बड़ी यूनिट हो, अगर वो अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज कर ले और ग्लोबलाइज करने से देश के एक्सपोर्ट्स का कन्वर्जन होता हो, उनका परसेंटेज चेंज होता हो, इंपोर्ट्स में बदलाव आता हो, तो सरकार इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करती है ताकि कि इस प्रमोशन से बिजनेस को फ्लॉरिश करते हुए देश की इकोनॉमिक व्यवस्था में भी अपना सहयोग दिया जा सके। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं, ये
सेज आर प्रोजेक्टेड एज ड्यूटी फ्री एरिया। यहाँ ये कहता है इट इज प्रोजेक्टेड एज ड्यूटी फ्री एरिया, यानी ड्यूटी फ्री का मतलब होता है टैक्स फ्री। कुछ स्पेशल चीजों के संबंध में कुछ कर नहीं लगाए जाते हैं। टैक्स फ्री एरिया होता है किन किन चीजों से संबंधित? फॉर ट्रेड, ऑपरेशंस, ड्यूटी एंड टैरिफ्स। देखो टैरिफ्स और ड्यूटीज के लिए कहता है जो टैरिफ है वो इनडायरेक्ट टैक्स है और जो ड्यूटी होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। लगता चीजों के ऊपर ही है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने पर ही लगता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का इन दोनों का अंतर है। यानी जो टैरिफ है वो भी एक तरह से टैक्स है और ड्यूटी भी एक तरह से टैक्स है, लेकिन इनका लगने का जो तरीका है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की वजह से इन्हें अलग अलग बना देता है। तो चाहे इन टैक्सेस का मैटर हो, चाहे व्यापार का मैटर हो और चाहे संचालन का मैटर हो, उन पर आपको ड्यूटी फ्री एरिया प्रोवाइड किया जाता है। साथ में अब बात करते हैं जो सेज है, एशिया का सबसे पहला अगर सेज की बात करें जो एस्टैब्लिश हुआ था वो इंडिया में हुआ था, और इंडिया में भी कांडला में, जो गुजरात में है कांडला में 1964 में फर्स्ट सेज डेवलप हुआ था, राइट। उसके अलावा बहुत सारे सेज हैं जो हमारे इंडिया में हुए हैं, जैसे विशाखापट्टनम, जैसे वेस्ट बंगाल में है, इसके अलावा जो नोएडा में है, सूरत में है, बहुत सारे ऐसे हैं। आपको थोड़ा सा मैं बताती हूँ, जो कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसको काजेड भी कहते हैं, KASEZ, ये भी है। उसके अलावा सांता क्रूज जो महाराष्ट्र बॉम्बे में है उसको लिए भी कहा गया है सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है। उसके अलावा कोचीन में भी है जिसको कहा गया है कोचीन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है। बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह के एरियाज को डेवलप किया है ताकि कि अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज आप सोचोगे वो नजर आएगी, जितने भी हमारे देश के समुद्री इलाके हैं, यानी समुद्री रास्ते से जो हमारा बिजनेस हो रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए वहां उन पोर्ट का इतना डेवलपमेंट किया गया है कि उसी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप किया गया है। चाहे वो विशाखापट्टनम हो, कोचीन हो, या सांता क्रूज हो महाराष्ट्र में, या आपका कांडला हो गुजरात में, आप देखेंगे हमारे इंडिया के लोकेशन के हिसाब से, जियोग्राफिकली लोकेशन के हिसाब से समुद्र से घिरा हुआ इलाका, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और चाहे नीचे केरला वगैरह हो, इन सब इलाकों में जितना भी पोर्ट वाला इलाका है उसको डेवलप करने की कोशिश की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जा सके। अब थोड़ा इसके आगे की बात करते हैं कि सेज को अगर कैटेगराइज किया जाए, यानी उसका क्लासिफिकेशन किया जाए, तो कितने तरह के सेज हो सकते हैं? तो हम कहते हैं 4 तरह का मेनली सेज माना गया है। उसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया है सेज को। जैसे एक तो कहता है फ्री ट्रेड जोन, जिसको FTZ भी बोलते हैं, फ्री ट्रेड जोन। बताएंगे क्या होता है, पहले चारों नाम पढ़ लेते हैं। सेकंड है फ्री जोन, FZ, फ्री जोन्स। इंडस्ट्रियल पार्क्स और एस्टेट्स, इनको IE भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कहते हैं। आगे है अर्बन एंटरप्राइज जोन, यानी UEZ, अर्बन एंटरप्राइज जोन। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो ये किस तरीके से हमारे को फायदा देते हैं, जरा इन कैटेगरीज को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जो FTZ है, FTZ को हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी कहते हैं, EPZ। क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। जो अगर आप देखोगे जो कांडला का लिखा है वो EPZ ही लिखा गया है, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। इसके लिए ये कहता है फॉरेन ट्रेड जोन भी कहा जाता है इसको, और अगर जनरल बात करें तो फ्री पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक बात है, फ्री का मतलब है यहाँ पे ड्यूटी फ्री। ये कहता है एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे गुड्स में बी लैंडेड, चाहे वो उतारी जाती हो, हैंडल्ड की जाती हो, मैन्युफैक्चर्ड की जाती हो, रिकॉन्फिगर्ड किया जाता हो, या री एक्सपोर्ट किया जाता हो, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कस्टम अथॉरिटीज। खास बात है ये कि चाहे एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे ये जो वाया हो रहा है, उसमें कोई भी जो अथॉरिटी है, कस्टम अथॉरिटी है, उसका कोई दखल अंदाजी नहीं होता। और ये चाहे हैंडल करने के लिए, चाहे रिकॉन्फिगर्ड करने के लिए, चाहे मैन्युफैक्चर्ड करने के लिए, जब भी गुड्स को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक ले जाया जाता है तो उसमें इसका रिलैक्सेशन मिलता है।
इसके अलावा कहता है फ्री ट्रेड जोन में, यानी कोई बीच में बंधन नहीं आता। उसके अलावा कहता है ओनली व्हेन द गुड्स आर मूव टू कस्टमर्स विद इन अ कंट्री इन विच द जोन इज लोकेटेड डू दे बिकम सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कस्टम ड्यूटीज। इसके अलावा अगर एक ही देश के पोर्ट से आई हुई चीज़ों को अगर उस देश के कस्टमर्स या यूजर्स तक पहुंचाना होता है तो उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। अब अगर एक बात कहते हैं, अगर पूरे विश्व का वर्ल्ड का फर्स्ट फ्री ट्रेड जोन की बात करी जाए तो ये शर्मन आयरलैंड उसमें स्थापित किया गया था। ठीक है, पहला आयरलैंड में स्थापित हुआ था EPZ। और ये कहता है जितने भी FTZs हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में एस्टैब्लिश हुए हैं, चाहे वो ब्राज़ील हो, कोलंबिया हो, इंडिया हो, इंडोनेशिया हो या को चाइना हो, बांग्लादेश हो, मलेशिया हो, वहाँ पर इसका FTZs का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। ठीक बात है। अब बात करते हैं जो फ्री जोन्स है वो क्या है। इनको स्पेशली कस्टम एरिया, स्पेशल कस्टम एरिया कहा जाता है और इसमें कम कस्टम ड्यूटीज वगैरह लगती है। इसके जो नियम कायदे रेगुलेशंस हैं उसमें काफ़ी लिबर्टी मिल जाती है। और जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं वो उनमें फ्री पोर्ट्स होता है, जिससे कि कस्टम एरियाज और कस्टम जोन्स या इंटरनेशनल जोन्स को भी इसमें शामिल किया जाता है। ये सारा वो हो गया जहां फ्री जोन्स की बात की गई है। अब जरा बात करते हैं इंडस्ट्रियल पार्क्स क्या है या इंडस्ट्रियल एस्टेट्स क्या है। इन्हें शॉर्ट में IE कहते हैं। वो क्या है वो समझ लीजिए। ये एक ऐसा जोन होता है जो कि प्लान होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, यानी औद्योगिक विकास के लिए किसी एरिया को अगर हम प्लान कर लें या बाउंड कर लें उसको हमने IE कहा है। और ये कहता है ये बहुत ही लाइट वेट वर्जन होता है बिजनेस पार्क का या ऑफिस पार्क्स का, जिसमें ऑफिस और लाइट इंडस्ट्रीज होती हैं बजाय की हैवी इंडस्ट्रीज। IEs में हमेशा लाइट इंडस्ट्रीज कोलैबोरेट करती है बजाय की हैवी इंडस्ट्रीज। इसके अलावा ये कहता है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, अधिकांशतः ये रेजिडेंशियल इलाके से बाहर लोकेटेड होता है, आउटसाइड होता है और नॉर्मली गुड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस करता है, चाहे वो रोड का हो या वो रेल का हो। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल तौर पर ले तो ये कहता है कि अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट लोकेटेड अलोंग द रिवर थेम्स इन द थेम्स गेटवे एरिया ऑफ लंदन। जो लंदन का रिवर थेम्स है वहाँ पर सबसे ज़्यादा IEs को डेवलप किया गया है, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को डेवलप किया गया है, ताकि कि एक तो ये रेजिडेंशियल इलाके से अलग हो जाए और स्पेशली लाइट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है। आगे ये कहता है, अब बात करते हैं अर्बन एंटरप्राइजेस जोन की। अर्बन एंटरप्राइजेस जोन वो जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को और डेवलपमेंट को इनकरेज करता है। चाहे मतलब एक तो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एनकरेज कर रहा है और ये कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ को एनकरेज कर रहा है। और ये कहता है इसमें स्पेशली टैक्स कंसेशन दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, रिड्यूस रेगुलेशन होते हैं रिलेटेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड प्राइवेट कंपनीज इनटू जोन। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए रेगुलेशंस में कुछ चीज़ों का रिडक्शन दे दिया जाता है, कमी कर दी जाती है। और ये वो इलाके होते हैं जहाँ पे कंपनी कैन लोकेट फ्री ऑफ certain local state and federal taxes and restrictions। ठीक है, जितने भी चाहे लोकल टैक्स हो, चाहे फेडरल टैक्स हो, चाहे वो अर्बन टैक्स हो, उन सब से उसको निजात मिल जाती है। और यह यहाँ पे ये भी कहता है ये एनकरेज करता है डेवलपमेंट इन ब्राइटेस्ट नेबरहुड थ्रू टैक्स एंड रेगुलेटरी रिलीफ टू एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स हु लॉन्च बिजनेसेस इन द एरिया। यानी उस पर्टिकुलर एरिया में जिन लोगों ने अपने बिजनेस को डेवलप किया होगा उन सब लोगों को प्रमोट करने के लिए, उन सबको एनकरेज करने के लिए इस तरह का जो अर्बन इंटरप्राइज जोन है वो इस तरह की फैसिलिटीज देता है कि टैक्स में रिडक्शन कर देना या रिलैक्सेशन दे देना, रिबेट दे देना, कुछ ग्रांट्स और सब्सिडीज दे देना, जिससे कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट एस्टैब्लिश करें और उनका डेवलपमेंट करें ताकि कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। क्योंकि एक बात यकीन मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक इंडस्ट्री 1000 से ज़्यादा लोगों को कहना चाहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो सरकार भी ये चीज़ की कोशिश करती है कि एक ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोशन दिया जाए या उसको फ्लॉरिश किया जाए जिससे एक इंडस्ट्री को फ्लॉरिश करने से 1000 से ज़्यादा लोगों के घर के चूल्हे जल जाते हों।
ठीक है। तो सरकार भी इसी चीज़ की सोच को ध्यान में रख करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को टारगेट करते हुए इस तरीके की टैक्स रिलैक्सेशंस देती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को सेटअप करें। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है सेज का। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर बात करें कि सेज का क्या ऑब्जेक्टिव है तो बात करते हैं। सबसे पहला जो सेज का ऑब्जेक्टिव है वो है कि हर हालत में एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कहता है अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एडिशनली नहीं जनरेट करोगे तो कभी भी आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो जो एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको जनरेट करना इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्ट प्रमोशन के अलावा। उसके अलावा ये कहता है जितनी भी सर्विसेज हैं उनका भी एक्सपोर्ट होना चाहिए, उसका भी प्रमोशन रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो कि एक देश से बाहर के देश में जा सकता हो, यानी फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल सोर्सेज में अगर फंड्स का इन्वेस्टमेंट होना हो तो इस चीज़ को भी प्रमोट करना इसका एक ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा ये कहता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना भी इसका एक ऑब्जेक्ट है। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को भी डेवलप करना इसका ऑब्जेक्ट होता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं जब आप एक सेज की स्थापना करते हैं। तो देखो ये कहता है बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, जैसे कि वो कहते हैं जो सेज है बहुत टैक्स रिलैक्सेशंस देगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो ड्यूटी फ्री दे देगा, इस तरीके की चीज़ें जो होंगी ये हमेशा फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके की फैसिलिटीज़ है। ये कहता है जब भी गुड्स इंपोर्ट की जाएगी उसमें ड्यूटी फ्री होगी यूटिलाइज ओवर द अप्रूवल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी पिछले 5 साल में आपने जो भी काम किया होगा उसके हिसाब से आपने किस तरीके का बिजनेस किया है उस हिसाब से आपको इसका फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा ये कहता है 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन होगा, 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन होगा फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, राइट, एंड 50% फॉर 2 ईयर्स मोर आफ्टर, यानी पहले 5 साल तक में तो 100% टैक्स फ्री रहेगा इनकम टैक्स, और अगले 2 सालों तक 50% का इनकम टैक्स फ्री होगा, एग्जम्पशन होगा। इसके अलावा कहता है कौन सी फैसिलिटीज हैं। ये कहते हैं 100% FDI इज अलाउड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इन सेज यूनिट अंडर द ऑटोमेटिक रूट एक्सेप्ट सेक्टर्स रिक्वायरिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस। अगर इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जरूरत ना हो तो ऐसी यूनिट्स को वह 100% FDI अलाउ करने की अनुमति देता है। इसके अलावा कहता है मोर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस फॉर यूनिट इन सेज एंड फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो ये कहता है किसी भी साल में $500 से भी ज़्यादा एक्सचेंज करने की उसको बोरोइंग कैपेसिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा ये कहता है सर्विस टैक्स में भी एग्जम्पशन दिया जाता है सेल्स की यूनिट्स को। ये वो फैसिलिटीज़ की बात करी है जब कोई एक बिजनेस यूनिट सेल्स एरिया में डेवलप होती है। अब बात करते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं सेज में अगर आपने यूनिट को डेवलप किया है या एस्टैब्लिश किया है। तो देखो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे ये कहता है पहले कि इन्वेस्टमेंट ऑर्डर जो है वो कई करोड़ों उसमें इन्वेस्टमेंट्स को बहुत प्रमोशन मिलता है। लोग अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी यूनिट्स में और ऐसी जगह पर लगाना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें टैक्स फ्री या टैक्स रिडक्शंस का फैसिलिटी मिलता हो। उसके अलावा ये कहता है इतने ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं कि बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाता है, जॉब क्रिएट हो जाता है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली का तो काउंटिंग ही नहीं है। उसके अलावा ये कहता है कि ना केवल मैन बल्कि वुमेन्स के भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट किया जाता है। ये भी इसका एक बेनिफिट है कि मेन के साथ साथ जो कि हमारी हाफ पॉपुलेशन है विमेन, उसको भी प्रमोट किया जाता है, उसको भी जॉब ऑफर्स किए जाते हैं। इस तरह के स्पेशल एरियाज डेवलप किए जाते हैं जहाँ पे महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। ये कहता है पिछले 10 सालों में जो अगर बात करें कि इकोनॉमिक जो एक्सपोर्ट की वजह से इकोनॉमी GDP जो क्रिएट हुई है वो इतनी ज़बरदस्त हुई है कि जो इंडिया का एनुअल एक्सपोर्ट एरिया उसका भी कहीं गुना ज़्यादा ये बढ़ गया है। ये बेनिफिट भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसके अलावा आप बात करते हैं कौन कौन से प्रोविजंस हैं इंडिया में अगर आप एक सेज यूनिट को डेवलप कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उसमें एक बात कहते हैं। सबसे पहला है डिफरेंशियल मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ सेल्स।
किस तरीके की सेज है, यानी मैंने अभी आपको बताया जैसे कि 4 तरह के सेज होते हैं, कौन से कैटेगरी का सेज है उस हिसाब से कितना जमीन प्रोवाइड किया जाएगा, इसके बारे में नियम कायदे हैं। आगे ही कहता है एवरी सेज इज डिवाइडेड इनटू द प्रोसेसिंग एरिया वेयर एज ऑल्सो द सेज यूनिट्स वुड कम अप एंड नॉन प्रोसेसिंग एरिया वेयर द सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी क्रिएटेड। इस तरीके की चीजें की जाएंगी कि जो नॉन सपोर्टिव से सपोर्टिव की तरफ आता है या सपोर्टिव से नॉन सपोर्टिव यूनिट्स की तरफ आता है तो किस तरीके से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, उसके भी नियम कायदे होंगे। इसके अलावा एक बात बता दें, सिंगल विंडो क्लियरेंस का भी सिस्टम डेवलप हुआ है, जिसमें ये कहा जाता है कि आपको किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जा करके अगर अपने किसी पेपर वर्क को या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को करना हो तो आपको अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम जो होती है वो ये चीज़ प्रोवाइड करवा देती है कि आपको बहुत सारे काम एक ही छत के नीचे पे काम हो जाते हैं। इसके अलावा ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके लिए पूरा प्रयास करेगी और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि ताकि कि सिंगल विंडो जो क्लियरेंस सिस्टम है इसको अच्छे से लागू किया जा सके, इसके भी नियम कायदे बने हुए हैं। उसके अलावा ये कहता है जो सिग्निफाइड कॉम्प्लायंस प्रोसीजर है और डॉक्यूमेंटेशन का है उसको भी बहुत इजी और लिबरल किया जाएगा। जितना भी डॉक्यूमेंटेशन या सर्टिफिकेशन या लाइसेंसिंग होगा उसको सिंपल और सिंप्लीफिकेशन यानी लिबरल किया जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे नियम कायदे बने हुए हैं सेज के बारे में। और सेज वो एरिया हो जाता है जहाँ का किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सेज की वजह से बहुत तेजी से होता है। पिछले 15 सालों में सेज की वजह से हमारे देश का भी डेवलपमेंट बहुत हाई हुआ है। 2005 से लेकर के आज 2020 तक में जो डेवलपमेंट हुआ है वो शायद 1965 से 2005 तक भी नहीं हुआ, यानी 40 सालों में जो नहीं हुआ वो 15 सालों में हुआ है। तो आपको इसी बात से समझ में आ गया होगा कि सेज यूनिट का कितना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये जो टॉपिक है आज आपको कवर करके समझाया है। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक और क्लास समझ में आई होगी। कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू सो मच।